नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी वर्स पर स्वागत है। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था 72nd बीपीएससी का 4 कोर्स आएंगे, तो हमने उसके अनुसार हमने आपको बहुत सारा वीडियो से स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटी का हमने 4-5 वीडियो हमने डाल दिया प्लेलिस्ट पे। ज्योग्राफी का भी हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। एंशियंट हिस्ट्री खास करके बिहार स्पेशल हमने शुरू किया है। उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर सीरीज है उस पर काफ़ी लाइक मिल रही है आप लोगों की तरफ से, तो आप लोग उसे जा करके ज़रूर देखें। तो हमने हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था यूरोपियन आगमन। तो उसमें हमने देखा किस तरह से बैटल ऑफ बॉन्डीबास में फ्रांस को ख़त्म करते हैं, फ्रांस का पावर को कम किया जाता है और अंग्रेज़ों की पावर को बढ़ जाता है 70-60s में। तो उसी के पैरेलल हम क्या देखेंगे कि बंगाल में भी किस तरह से ये अपना मैन्यूवरिंग कर रहे थे और किस तरह से बंगाल में अंग्रेज आए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ किस तरह से बंगाल को जीतते हैं और संपूर्ण भारत विजय की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों से पहले हम देखते हैं कि बंगाल का उस समय क्या हाल था जब अंग्रेज आए थे। जब हम देखेंगे कि अंग्रेज आए थे आपका 1608 में जहांगीर के टाइम, ठीक है। उस समय बंगाल का क्या था, तो उस समय तो मुगल साम्राज्य था। फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जब कम होता है 1707 में, जब औरंगजेब खत्म होते हैं, फिर उसके बाद लेटर मुगल आते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि खास करके जो बहादुर शाह जफर हैं उनके पास उतना पावर रहता नहीं है। तो उसी समय क्या होता है, उनके बाद के जो रूलर रहते हैं उन्हीं के समय मुर्शिद कुली खां क्या करते हैं 1717 में, ठीक है, बंगाल को अलग कर देते हैं मुगल साम्राज्य से। अब कहते हैं अब यहाँ पे नवाबों का रूल रहेगा, ठीक है, और इन्हें बंगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि मुर्शिद कुली खान कौन थे, तो ये बंगाल के वास्तविक संस्थापक थे। तो इनके पहले क्या था, तो बंगाल क्या था, एक बहुत ही पावरफुल और रेवेन्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सूबा था, जिसका कि शुरू में ये स्टार्ट तो ढाका से होता है, फिर बाद में इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद चली जाती है और यहाँ से मलमल, रेशम, नील, नमक, ये सब चीज़ का बहुत ही काफ़ी उद्योग था और यहाँ से ये बाहर विदेशों में भेजा जाता था। और यहाँ के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, हुगली और कासिम बाजार। तो अगर आप एक चीज़ देखा जाए तो उस समय का जो बंगाल था सो काफ़ी पावरफुल था, रेवेन्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। और अगर बंगाल को जीतना से ये कहा जा सकता है कि रेवेन्यू के तौर पे और पैसे के तौर पे भारत को जीतना ही एक तरह से माना जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खां होते हैं बंगाल के वास्तविक समय। इनके जाने के बाद आते हैं सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 पे। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है डेट, बस ये इसका क्रोनोलॉजिकल आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आते हैं सरफराज खान, उसके बाद फिर आते हैं अलवर्दी खां, फिर आते हैं सिराजुद्दौला। इन्हीं के समय बैटल ऑफ पलासी होती है, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से कौन रहेंगे, तो अंग्रेज की तरफ से रहेंगे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका क्या था, इनका मूल नाम था मोहम्मद हादी और ये अंग्रेजों ने नहीं, औरंगजेब ने इन्हें बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य, आपको पहले भी बताया था, जैसे ही मुगल साम्राज्य की पावर कम होती है उसके बाद ये अपने आप को वहाँ का नवाब कहने लगते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। तो इनके पावरफुल क्या था, तो ये भैया ये क्या था कि कुशल प्रशासक थे और इनके फाइनेंशियल पे अच्छा पकड़ रखते थे, फाइनेंस पे, ठीक है। इन्होंने बंगाल की प्रशासनिक और आर्थिक नींव को मजबूत की तथा बंगाल को एक समृद्ध और स्थिरता प्रभावित किया। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस इसका आप याद रखो कि 1717 में ये भाई साहब आए थे, ठीक है। और इसमें इनका मूल नाम क्या था, मोहम्मद हादी था। और इनके प्रशासनिक सुधार क्या किए, तो राजस्व का सुधार किया, जमींदारों पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया, नगद राजस्व वसूली को बढ़ावा दिया, कृषि भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया। इसमें एक ध्यान में रखना ये कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाते हैं। पहले ढाका हुआ करता था, फिर उसको मुर्शिदाबाद ला दिए। व्यापारिक नीति ये थी कि यूरोपियन कंपनी को नियंत्रित रखा और अंग्रेजों को सीमित व्यापारिक सुविधा दी, ठीक है। और इनका महत्व में देखेंगे तो क्या क्या था, बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया, मुगल सम्राट को केवल नाम मात्र का कर भेजता था, ठीक है, उसको कर ही नहीं भेजता था, दे दे। उसके बाद फिर हम देखेंगे फाइनली अलवर्दी खाई सब तो 1 रुपया भी नहीं भेजेगा, ये कुछ कुछ भेज देता था कि हाँ आप हैं। तो इसमें आप याद रखना कि ये बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया मुर्शिद कुली खां 1717 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले इनके बाद आते हैं सुजाउद्दीन। तो ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे और इनका शासन जो था ना शांतिपूर्ण था, उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और इनके समय हिंदू अधिकारी बहुत सारे थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से व्यापारिक दृष्टि से बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था। यूरोपियों का व्यापार इस समय बढ़ा था 1727 से लेकर 1720, बस नाम याद रखना है सुजाउद्दीन। अगला हम देखते हैं, तो अगला क्या है, सरफराज खां है, ठीक है। तो ये सुजाउद्दीन के पुत्र थे। इन्हें अनुभव की कमी थी,
ठीक है, इतने ज़्यादा इनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, गिरिया का युद्ध, ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और इसे आने का चांसेस भी ज़्यादा है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि सामने से क्वेश्चन है, उसके अंदर से जाके छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल करके पॉइंट दे रहे हैं और आपको सॉल्व करना होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गिरिया का युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था, तो सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच हुआ था। यहाँ से सरफराज खां हारता है, अलवर्दी जीतता है, उसके बाद फिर अलवर्दी खां फाइनली बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है गिरिया क्यों 1740 में किसके समय हुआ, तो सरफराज खां के समय हुआ। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं अलवर्दी खां, इनके बारे में एक फेमस है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के बारे में बोले थे कि ये मधुमक्खी है, कि अगर अंग्रेज़ों को अगर हम तंग नहीं करेंगे, अंग्रेज़ जो है भैया ये क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक हनी बी। ठीक है, मधुमक्खी है। अब जब तक उनके छत्तों में हाथ नहीं डालोगे ना तब तक वो आपको मध देगी। ठीक है, आप उनके छत्तों में हाथ डालोगे तो आपको काटने लगेगी। तो एक तरह से देखोगे ना, अंग्रेज़ों से ये दूर रहते थे, उनसे ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में क्या देखते हैं, तो जब ये बंगाल के शासक बनते हैं तो इन पे तरफ से दो तरफ से हो जाता है। एक तरफ तो मराठा का आक्रमण होता है, ठीक है, और एक तरफ से अंग्रेज़ तो वहाँ पे अपने पैर बढ़ाने की पावर कर ही रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मराठा आक्रमण। तो मराठा क्या करता था, इनसे चौथ की मांग कर दिया था। ठीक है, तब ये कहे कि हम नहीं देंगे, तो मराठा इन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जिसके चलते बंगाल में भारी विनाश हुआ। ठीक है, इसी को कहीं कहीं कहा जाता है बर्गी आक्रमण। तो बर्गी आक्रमण क्या था, तो ये कुछ नहीं था, ये मराठा का आक्रमण था। ठीक है, आप इसको ध्यान देना, ये सब जो नया नया आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बंगाल में मराठा सैनिकों को बर्गी कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने गाँव नष्ट किए थे, कृषि व्यवस्था प्रभावित की थी, व्यापारिक अस्थिरता हुई थी। अब देखो, एक तरफ से ये अस्थिर हो गया बंगाल, अब इधर से क्या होगा ना, धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी खास करके अंग्रेज अपना पावर चालू करेंगे। लेकिन अभी नहीं, ये देखो 57 तक रहेगा ना, अब ये धीरे धीरे आएंगे। अब देख रहे हैं कि बंगाल कमज़ोर होना चालू हो गया है। अब जो पावरफुल नवाब जो रहते थे वो लोग नहीं हैं, अब हम यहाँ पे पैठ जमा सकते हैं। अब क्या होता है ना, अंग्रेज को ये क्या किए थे, अंग्रेज को किला बनाने का अलाउ नहीं किए थे। ठीक है, उनको कोई विशेष अधिकार जो उनको मिलता था, खास करके जो 1717 का जो गोल्डन फरमान जारी हुआ था फरुखसियर के द्वारा, ठीक है, उससे उनका व्यापारिक विशेषाधिकार को सीमित कर दिया था। और ये क्या किए थे, फ्रांसीसी के साथ भी एक तरफ से ये देख रहे थे उनसे संतुलन की नीति है। लेकिन अब देखना 70-60 में फ्रांसीसी का डब्बा गोल हो जाएगा बैटल ऑफ बॉन्डिवास में। ठीक है, तो क्या होता है, इसके बाद वो भी होगा, बैक टू बैक चलेगा, फाइनली अंग्रेज राज करना चालू करेंगे। अब देखते हैं सिराजुद्दौला, तो ये भाई साहब इनके पास उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, जैसे अलवर्दी खान जो थे ना, उनके पास प्रशासनिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ आदमी थे, बट ये उतना सुदृढ़ नहीं रहते। सबसे पहले इसका दिक्कत यह है ना कि कम आयु में बने थे और ये अलवर्दी खान के नाती थे। ठीक है, अब इन्हें देखो क्या था कि अंग्रेज कह रहे थे कि हम किलाबंदी करेंगे। ठीक है, तो वो फोर्ट विलियम में किलाबंदी शुरू कर दी थी। लेकिन अब जैसे कि अपने नाना से सीखा था कि नहीं देना है अनुमति, तो ये नहीं दिया। ठीक है, और दूसरा क्या था, अंग्रेजों को दस्तक मिला था, तो दस्तक मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी, ना कि हर व्यक्ति को। तो वहाँ पे जितना भी अंग्रेज रहता था वो लोग अलग से व्यापार करता था इस दस्तक का यूज करके, तो उसको ये रोकेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेज क्या कहेगा कि भैया अब तो तुम्हारे पास उतना पावर है नहीं, तो अंग्रेज अब धीरे धीरे डायरेक्ट लड़ाई अभी नहीं करेंगे, वो सबसे पहले उनके कोर्ट रूम में पहुँचेंगे, वहाँ पे वो लोगों को मिलाएंगे, फूट डालेंगे लोगों के बीच में। राजा का जो पावर होगा उसके जो इम्पोर्टेंट खास करके सेनापति होंगे अपने तरफ मिलाएंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा फूट डलवाएंगे और फाइनली उसके बाद वो अटैक करेंगे। ठीक है, अब वो अंग्रेज भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे कि तुम हमको पहले करो। तो अब क्या होता है, तो सबसे पहले ये फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला साहब अटैक करते थे, क्योंकि इनमें अनुभव की कमी थी, इनको नहीं पता था कि कैसे करना है। एक तो इनके आप आगे देखोगे कि इनके जो घसीटी बेगम ये लोग जो रहेंगी ना, वो लोग कोर्ट का हालत एकदम नर्क बना देगी। मतलब घर में भी इनको चैन नहीं है, बाहर में अंग्रेज चैन नहीं लेने देगा। तो ये जैसे ही कलकत्ता पे आक्रमण कर देते हैं और कलकत्ता को छीन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये जो फोर्ट विलियम होगा, यहाँ पे एक ब्लैक होल की घटना होगी, अभी आगे स्लाइड में आएगा। ठीक है, अब वो क्या था, कुछ कुछ इतिहासकार उसको नहीं मानते, बट कुछ कुछ इतिहासकार मानते हैं। और हम एक तरह से ये साजिश भी थी अंग्रेजों के द्वारा कि वो मान गए थे कि नहीं, डायरेक्ट हम अटैक नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा कह दो इस नवाब के खिलाफ कि हम इस पर अटैक कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, हाँ आ गया भैया, ये ब्लैक होल की घटना। ये क्या था कि जब ये कलकत्ता पे आक्रमण किया था, फोर्ट विलियम पे, ठीक है, कोलकाता नहीं, उस समय कलकत्ता था। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या था कि जो ब्लैक होल क्या था, तो एक तरह का था ना, एक छोटा सा कमरा था, ठीक है, उसमें 146 अंग्रेज बंदी को बंद कर दिया था और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वहाँ से सारे लोग मर गए, बस 23 व्यक्ति ही बचा था। लेकिन कुछ उसमें जो समकालीन इतिहासकार थे, खास करके गुलाम हुसैन, उन्होंने अपने तख्सियार उल मुख्तखरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। और ख़ास करके अलग अलग इतिहासकार का इसमें मतभेद है कि हुआ भी था या नहीं हुआ था। कुछ लोग यहाँ तक ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा एक साजिश थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा क्या थी, साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। खास करके हम ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर नवाब पे अटैक कर देंगे। तो कहता है ये कब हुआ था, तो भैया तो ये 20 जून को हुआ था, यह ध्यान रखना, कलकत्ता में हुआ था। सिराजुद्दौला के आदेश पर अंग्रेजों के छोटे कमरे में बंद कर दिया था। इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें ये याद रखो 20 जून को हुआ था ब्लैक होल, जिसमें कि 146 अंग्रेज थे, जिसमें बस बचे थे कितना, 23 को बचे थे, बाकी सब मर गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो कि इसमें अब हाँ बताए थे कि इनके कोर्ट रूम में क्या ड्रामा चल रहा था, ठीक है, इनका जो राज था वहाँ पे अलग चल रहा था। उसके बाद फिर ये क्या क्या काम किया, फिर फाइनली अंग्रेज किस तरह से षड्यंत्र किए थे। तो सबसे पहले इसमें राजनीतिक समस्या इसको विरासत में मिली थी। जैसे कि पूर्णिया का नवाब जो शौकन जंग था, इसका प्रतिद्वंदी था, बट ये क्या करेगा, ये पूर्णिया का जो नवाब होगा ना, उसको इसकी हत्या करवा देगा, युद्ध में पराजित करेगा, उसको मरवा देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा था इसका घसीटी बेगम, इसकी चाची, कहीं कहीं मौसी भी कहता है। ये बहुत ही पैसा रखती थी और ये कोर्ट रूम पे प्रभाव रखती थी और खास करके इसके खिलाफ साजिश करती थी, ठीक है। तो ये घसीटी बेगम का क्या करेगा, तो ये खजाना जब्त कर लेगा। अच्छा तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहीं पे एक मीर जाफ़र होते हैं जो कि इनके सीने पति होते हैं, और ये अलवर्दी खां के बहन का पति भी रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जाके अंग्रेज़ से मिल जाता है, क्योंकि इसको भी चाहिए था कि हम भी नवाब बने। ये जाके अंग्रेज़ से मिल जाता है, तो सिराजुद्दौला क्या करता है, इसको मीर जाफ़र को हटा करके मीर मदन को लाता है, ठीक है। उसके बाद फिर और भी बहुत ही प्रभावशाली ग्रुप रहते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ठीक है। ये लोग भी इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और जाके अंग्रेज से मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, जब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पावर कम हो रहा है, तो ये मोहनलाल की नियुक्ति करते हैं, जो कि कश्मीरी अधिकारी होता है और इसको काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होता है और ये प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। देखिए अगर कहा जाए तो ये जो सिराजुद्दौला थे वो साहसी तो थे, लेकिन आंतरिक विरोध और दरबारी षड्यंत्र के चलते और अंग्रेजों के चाल के कारण अपनी सत्ता को मजबूती से हासिल नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया अब क्या होगा, तो भैया अब कुछ नहीं होगा, बैटल ऑफ पलासी होगा, ठीक है। अब इसमें हम चलिए तो अब देखते हैं कि पलासी, जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 में, तो उसका बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहला बैकग्राउंड था कि व्यापारिक विशेषाधिकार जो था, दस्तक जो था, उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। दूसरा देखते हैं कि अभी हम आपको बताए थे कि राज बल्लभ जो था, उससे सिराजुद्दौला उसको पसंद नहीं करता था। उसका जो पुत्र था कृष्ण दास, वो उसको वो लोग पकड़ रहा था सिराजुद्दौला, बट ये कंपनी क्या करता है, उसको शरण दे देता है। तो अब जब कंपनी इसका दुश्मन को शरण दे दिया सिराजुद्दौला के, तो कंपनी इसके सामने खड़ा हो गया अपोज करने के लिए। अब दोनों के बीच में टकराव होना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर अब सिराजुद्दौला क्या कर रहा था कि कंपनी का जो, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिद्वंदी था फ्रांसीसी, तो उससे वो व्यापार कर रहा था, जिसको कि लेकर के अंग्रेजों में दिक्कत था कि भैया ये नवाब को हटाओ, ये हमारे सबसे बड़े राइवल्स के साथ बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और उसी में क्या होता, तत्कालीन कारण में देखोगे तो ब्लैक होल, इसको मैंने बताया कि 20 जून 1756 हुआ था। एक बंद कमरे में 143 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया, जिसमें कि मात्र 23 को जीवित हुए थे, सॉरी 146 था, जिसमें मात्र 23 को जिंदा बचे थे, ठीक है। इसी के बीच में दोनों के बीच में तनाव बनता है और फाइनली 23 जून 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ था। तो सबसे पहला डेट याद रखना, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, 23 जून को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, नादिया जिला में हुआ था, ठीक है, नादिया जिला में हुआ था। इसमें क्या था कि नवाब के पास तो 50,000 का सैनिक था, लेकिन अंग्रेज मात्र 3,000 था। लेकिन इसका जो सेनापति था ना, मीर जाफ़र, वो गुप्त समझौता कर लिया था। और दूसरा कि जब ये लोग अटैक किया था तो उसमें बारिश हो गया था, इसका तोप भीग गया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि मीर जाफ़र धोखा दे दिया, पीछे हट गया अपना सेना को लेकर के, कोई अटैक ही नहीं किया। तो बेचारे ये जो सिराजुद्दौला था वो अकेले अंग्रेजों के सामने आ गया, अंग्रेजों इसे मार देता है, ठीक है। और ये फाइनली ब्रिटिश बंगाल की गद्दी पर अपना पपेट रूलर को बैठाता है। इसके बाद पपेट रूलर की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, पपेट रूलर। अभी अंग्रेज नहीं चाहेगा, 1757 में ना ये इंडिया पे राज करना नहीं चाहेगा, एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें राजनीतिक परिवर्तन हुए, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। इसका जो मीर जाफ़र जो था सेनापति, उसको ये लोग यहाँ पे बैठा देता है। अब कहता है ना, ये भैया तुम मेरा पपेट हो,
ठीक है। हम जो तुमको कहेंगे तुम करो, कर बढ़ाने कहेंगे कर बढ़ाना पड़ेगा, जितना पैसा मांगेंगे तुम उतना पैसा देना। मीर जाफर भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है कि जो कहोगे सो सुनेंगे। तो क्या करता है ना, वो फिर वो साजिश करना चालू करता है, वो जाकर के डचों से साजिश कर लेता है चिंसूरा में। ठीक है, तो अंग्रेज तो हो चूँकि पावरफुल हो गए थे, फाइनली 1759 में बेदरा के पास डचों को पकड़ के पीट देते हैं। ठीक है, तो जब डचों को वहाँ पे पीट दिया, फिर मतलब डच हार गया। ठीक है, तो जब डच हारता है तो फिर फाइनली हम देखेंगे कि 1760s में फ्रांस हार जाएगा, 1759 में डच हार जाएगा, बचा कौन, बचा सिर्फ एक अंग्रेज। अब ये जो कहेगा सो सुनेगा। बट अब उसके बाद ये चूंकि अब इससे मतलब ये क्या किया, जाकर के डच के साथ ये क्या कर रहा है, साजिश कर रहा है भैया। तो अब अंग्रेज को तो पसंद नहीं ना आएगा। तो जब अंग्रेज को पसंद नहीं आ रहा है तो अब इसको हटा देगा मीर जाफर को, अब इसके जगह पे मीर कासिम को लाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मीर कासिम के बारे में। ठीक है, तो मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 में था। अब इसको भैया ये तो पहले अंग्रेज को बोला कि जो कहोगे ना सो हम तुमको करेंगे, बस ये धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ गोलाबंदी करना चालू करता है। इसमें सबसे पहला क्या करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। क्यों ले जाता है, तो कहता है अंग्रेज से दूरी, और इसको राज में जो जब देखा था ना कि खास करके सिरादौला में किस तरह से अंग्रेज घसीटी बेगम, मीर जाफर, जगत सेठ ये लोग का यूज करके किस तरह से षड्यंत्र किया था, तो उससे बचने के लिए कहा कि नहीं हम सीधे मुंगेर चल जाएंगे। अब वहाँ गया, वहाँ पे क्या कर रहा है, तो वहाँ पे तोप बनाना चालू करेगा, बंदूक बनाना चालू करेगा मुंगेर में। आप याद रखना अभी भी मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना है। ठीक है, और यूरोपीय पदवी पे के हिसाब से अपना सेना का मॉडर्नाइजेशन करना चालू करेगा। उसके बाद फिर देखते हैं आर्थिक सुधार में क्या करता है। तो गबन जो करता था, करप्शन वाला भ्रष्टाचारी जो था, उस पर कठोर जुर्माना लगाया और ये नया कर बनाया जिससे कि राजस्व बढ़े। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो दूरदर्शी प्रशासक था, अंग्रेज के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने का कोशिश किया, प्रशासन, सेना और व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने का कोशिश किया। ठीक है, अब ये देखेंगे ना, अब अंग्रेज भी इससे हो जाएगा खफा और फाइनली इसको यहाँ से 1763 में इसको हटा देगा। फिर किसको लाएगा, मीर जाफर को लाएगा। ठीक है, फिर मीर जाफर को घुमा के लाता है, कहता है ना इससे नहीं हो रहा है। अब जब मीर जाफर को लाएगा ना, तो मीर कासिम, अब ध्यान देना बैटल अगला आगे देखते हैं, देखो उसमें ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है, तो देखना ध्यान देना, बक्सर का युद्ध जो होता है ना मीर कासिम के साथ होता है। ठीक है, तो उस समय मीर कासिम जो रहता है, इस टाइम पे जब ये बक्सर का युद्ध करता है, तो उस समय ये नवाब नहीं होता है। ठीक है, उस समय ये नवाब नहीं होता है। तो हम देखेंगे तो उस समय नवाब कौन होगा, तो उस समय नवाब होगा मीर जाफर, क्योंकि ये भाग जाता है ना, ये भाग गया। किससे मिला जा करके, सुजाउद्दौला से मिला अवध में, और शाह आलम द्वितीय से मिला किस वहाँ जा करके दिल्ली में जा करके मिलता है। अब ये तीनों मिलते हैं, अब ये तीनों मिलके अंग्रेज के खिलाफ गोलाबंदी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, और इसमें यहाँ पे मेजर हेक्टर मुनरो होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो किसी तरह से क्लाइव भी घूम के चला आएगा इस टाइम होते होते। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो इसमें हुआ कि इसमें हम अभी आपको बता ही चुके थे कि मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। अब इसमें रीजन क्या था कि मीर कासिम को स्वतंत्रता चाहिए था कि हमको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, अब हमको तुम इधर रहने दो, हमको तंग मत करो, लेकिन कर रहा कि नहीं होने देंगे। दूसरा दस्तक का यूज़ था, मतलब फाइनेंस इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश अधिकारी व्यापारी करना कहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और तू हम जो हम कह रहे हैं सो करो, तो ये कह रहा था कि हम नहीं करेंगे। और उसी में जा करके एक तरह से देखो ना, तो आपका क्या नाम है, अवध भी खुश नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी उसके कोर्ट रूम में किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे थे। अब मुगल साम्राज्य की तो हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी 1764 आते आते। ठीक है, तो वो शाह आलम द्वितीय भी वहाँ पहुँचता है। अब क्या होता है ना, शाह आलम द्वितीय और अवध वाला जो रहता है क्या कहते हैं, सुजाउद्दौला, ये लोग सोचता है ना कि हमको पेंशन देगा, हमको पैसा देगा। ठीक है, तो ये लोग अटैक ही नहीं करता है। 3 तो सेना आती है जिसमें कि 2 सेना अटैक ही नहीं करती, तीसरा सेना बेचारा मीर कासिम अटैक करता है, तो आसानी से हरा देता है। ठीक है, खास करके ये बक्सर में हुआ था। ठीक है, कहे कि ये दोनों भैया आत्मसमर्पण कर दिया, मीर कासिम भाग गया कि अब नहीं होगा, हम तो आ गया सेना लेकर के, बट फाइनली वो भाग गया, लड़ता नहीं है ढंग से। तो अब क्या हुआ भैया, तो अब इसमें क्या होता है ना कि मीर जाफर को फिर से बंगाल का नया नवाब बना देता है, वो चूंकि वो पपेट ही रह गया। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब इसमें आप देखना कि यहाँ पे 2 ट्रीटी होगा। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद के द्वितीय संधि। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले मीर जाफर को नया नवाब बना दिया, कठपुतली मात्र रहा। उसके बाद इसमें क्या इसमें सबसे पहले आप देखोगे ना कि इलाहाबाद का संधि होगा। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 होगा, उसमें क्या क्या होता है आगे स्लाइड में हम देख लेंगे। इसको मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है बंगाल बिहार उड़ीसा में, किसको, तो अंग्रेजों को। ठीक है, और उसके बाद इसको काफ़ी भारी मात्रा में धन और 24 परगना की जागीर भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे कि 1764 में यहाँ पे अंग्रेजों को तो यहाँ से भगाई,
1760 में बंदीवास में आपका फ्रांसीसी को ख़त्म भी कर देता है, और ये फाइनली पूरी तरह जैसे ही बंगाल जीतता है तो कहता है कि अब यहाँ पे हमारा एक छत्र राज होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि इसमें इलाहाबाद ट्रीटी में क्या हुआ। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है उसमें आप लोग नोट्स बनाने ला। नोट्स बनाने का तरीका हम आपको बताए थे, A4 साइज वाला जो पेपर होता है इसमें बीच में ही लिखना है, ये दोनों साइड आपको खाली छोड़ना है कि इन फ्यूचर में क्या आपको कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, UPSC या कहीं से आप देख रहे हैं तो उस सबको आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लो। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि ये जो खास करके इलाहाबाद का जो ट्रीटी होता है, संधि होता है, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल ट्रीटी होता है जिसमें कि भारत का भविष्य को ये बदल देगा। अब इसमें क्या होता है, तो ये सबसे पहले डेट याद रखो कब होता है, तो 12 अगस्त को होता है। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। ठीक है, ये भी याद रखो किसके किसके बीच होता है, तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार मिलता है। मुगल सम्राट को कहता है 26 लाख रुपये पेंशन देंगे, ठीक है, कंपनी। उसके बाद फिर कहता है कि अवध का जो नवाब होता है उसको उसका समर्पण करता है, वो कहता है तुमको 50 लाख देना होगा। ठीक है, तो पहला कब हुआ, तो 12 अगस्त को हुआ, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो दीवानी का अधिकार मिला कहाँ का, तो बंगाल का, ठीक है, बिहार का और उड़ीसा का। ठीक है, 3 जगह का दीवानी अधिकार मिल जाता है। फिर मुगल सम्राट को क्या मिला, तो 26 लाख रुपया पेंशन मिला। कहा कि अब तुम कुछ नहीं करो, सब हम करेंगे, तुम चुपचाप पेंशन लो, किनारे बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर नवाब का जो नवाब था उसका भी समर्पण कर दिया। कहा कि तुमको युद्ध के हर्जाने में आया था ना, युद्ध लड़ने, तुम 50 लाख रुपया दो। ठीक है, और इलाहाबाद और कड़ा का जो जिला है वो भी तुम मुगल सम्राट को सौंप दो। अब मुगल सम्राट से सब कुछ ले लिया, उसको कहा कि तुम पेंशन लेकर के रखो। अब देखो अगला क्या होता है कि अब इसमें है कि 16 अगस्त को द्वितीय संधि करता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला के साथ करता है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि अब चूंकि जीत गया था तो अवध क्या करता है, सुजाउद्दौला को वापस लौटा देता है। ठीक है, अब कहता है कि हाँ, जो पहले हम बोले थे कि 50 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा, अब कहता है कि तुमको अंग्रेजी सेना यहाँ रखना पड़ेगा अवध में। ठीक है, तो आप देखो कि जो सब्सिडरी अलायंस होता है तो सबसे पहले अवध में स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी इसका नाम नहीं दिया था। और सब्सिडरी अलायंस को डुप्ले स्टार्ट किया था, खास करके आप याद रखना कि फ्रांसीसी था, बट एज ए एक्शन के रूप में और एज ए मतलब एक तरह से आप क्या कहोगे कि रूल बना करके चालू किया था, तो वेनेजली चालू करता है। ठीक है, आगे वाला जो हमारा वीडियो आएगा वो गवर्नर जनरल का बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर देखना। ठीक है, इलाहाबाद अब कड़ा शाह आलम द्वितीय को देता है। ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र। अब देखो इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल हो जाता है और इसको इकोनॉमिकली भी पावरफुल होता है, क्योंकि बंगाल और बिहार जो कि बहुत ही बड़ा था वो क्षेत्र मिल गया था अंग्रेजों को। और अब देखो इसके बाद क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट शुरू करता है। ठीक है, अब डुअल गवर्नमेंट कैसे शुरू करेगा, तो राजस्व एक अलग होगा दीवानी, एक होगा निजामत। ठीक है, तो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगा और प्रशासन संभालेगा सुजाउद्दौला। ठीक है, ये कहाँ पे, ये संभालेगा आपको इलाहाबाद में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अब आगे क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट होता है। तो इसको शुरुआत कौन करता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव शुरुआत करता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरह का होगा कि मतलब दीवानी मतलब पैसा किसके पास रहेगा, अंग्रेज के पास, और प्रशासन किसके पास रहेगा, नवाब के पास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है क्या कि कोई एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता है, उत्तरदायित्व तो ही किसी का नहीं रहता है। जब उत्तरदायित्व नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के पास प्रॉब्लम होगा, जिसमें कि कृषि संकट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखोगे कि इसको किस तरह लागू करने के लिए उप दीवान की नियुक्ति करता है। तो बंगाल में किसको करता है, मोहम्मद रजा खां को, और बिहार में करता है राजा सीतावरा को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम से कम BPSC 3 से 4 बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि तो अब इसमें क्या था कि 1765 में चालू किया, और ये दीवानी मतलब रेवेन्यू किसके पास था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और प्रशासन था नवाब के पास। ठीक है, तो नवाब के पास कोई शक्ति नहीं थी, वो बस एक नाम मात्र का था, जो उसको बोलता था वो चालू करता था। इसी बीच क्या होता है, 1788 में एक सरदार गुलाम कादिर होता है, वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और ये शाह आलम को अंधा कर देता है, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, जब शाह आलम द्वितीय अंधा हो जाता है तो 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पे अधिकार हो जाता है, और ये जो मुगल साम्राज्य है ये पेंशन भोगी बन जाता है। तो सबसे लास्ट का जो पावरफुल मतलब एक शासन कहोगे तो शाह आलम द्वितीय फाइनली खत्म हो जाता है, कब, 1803 के साथ। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। 1856 में विद्रोह होता है। ठीक है, वहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा, उसका दोनों बेटा को मार दिया जाएगा, और ये फाइनली दिल्ली से भी मुगल साम्राज्य की सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही यार। अब देख लेते हैं, अब लगता है स्लाइड भी ख़त्म हो गया। हाँ,
ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मे बी थोड़ा साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो उस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और